दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में एनसीईआरटी आधारित सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जिसमें हम आज की वीडियो में ध्वनि तथा नाभिकीय भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल भर्ती और टेट तथा सीटीईटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 6। दोस्तों सबसे पहले ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, ये है कि टेलीविज़न के रिमोट में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके अवरक्त विकिरण, परावैंगनी विकिरण, दृश्य विकिरण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है टेलीविज़न के रिमोट में या दूरस्थ नियंत्रण में दोस्तों अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों रिमोट एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत उपकरण को कुछ दूरी या सामान्यतः 5 मीटर से नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों रिमोट में अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में अधिक दूरी से किसी उपकरण जैसे बैरियर, गैराज, दरवाजे आदि को नियंत्रित करने के लिए रेडियो रिमोट कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और अधिक दूरी वाले इन रिमोट कंट्रोल सिस्टम में अवरक्त विकिरण के स्थान पर रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा टेलीविज़न के रिमोट में अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड जो तरंगें होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है उनके दूरस्थ नियंत्रण में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। लगभग 5 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल या लगभग 100 डेसिबल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लगभग 30 डेसिबल। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता लोगों की बातचीत के प्रकार पर निर्भर है। फुसफुसाहट से 15 से 20 डेसिबल और सामान्य बातचीत में 30 से 60 डेसिबल और तेज आवाज़ में बातचीत से 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जब दो लोग आपस में सामान्य बातचीत करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि का स्तर लगभग 30 डेसिबल होता है। अगला प्रश्न है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके अंतर के कारण किया जा सकता है। तो ऑप्शन है तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता, तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि गुणता या केवल प्रबलता। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, केवल ध्वनि गुणता। दोस्तों देखिए ध्वनि में गुणता महत्वपूर्ण लक्षण है और किसी वाद्य यंत्र से उत्पन्न ध्वनि की पहचान उसके ध्वनि की गुणता के कारण होती है और ध्वनि की गुणता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। चूँकि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाने की स्थिति में भिन्न भिन्न आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए उत्पन्न ध्वनि की गुणता ध्वनि गुणता में भी अंतर होता है और इस कारण सितार और बांसुरी से उत्पन्न ध्वनि का भेद या अंतर केवल ध्वनि की गुणता के कारण पहचाना जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्यों के लिए शोर सहन की अधिकतम सीमा कितनी होती है। शोर यानी नॉइज। दोस्तों देखिए ऑप्शन है 45 डेसिबल, 85 डेसिबल, 125 डेसिबल या 155 डेसिबल। तो उत्तर है दोस्तों 85 डेसिबल। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा अधिकतम 85 डेसिबल तक होती है और इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, जो ध्वनि रोम कोशिकाओं को अस्थायी और अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर सकती है। तो याद रखिएगा मनुष्यों के लिए शोर सहन की एक सीमा है और ये लगभग 85 डेसिबल होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पराश्रव्य ध्वनियाँ वे हैं जिनकी आवृत्ति होती है कितनी। तो आप जानते हैं पराश्रव्य ध्वनियाँ या अल्ट्रासोनिक, देखिए अल्ट्रासोनिक यूएस साउंड जो होते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है।
देखिए दोस्तों, पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और मनुष्य सामान्यतः उन्हीं ध्वनियों को सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। कुछ जीव जैसे व्हेल, कुत्ता, ये सभी पराश्रव्य ध्वनियों को भी सुन सकने में सक्षम होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का अभाव यानी कोई माध्यम नहीं पाया जाता है, इसलिए चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें एक दूसरे की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब टीवी स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब टीवी स्विच ऑन किया जाता है तो देखिए, श्रव्य यानी ऑडियो और दृश्य यानी विजुअल्स दोनों एक साथ आरंभ होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। इसमें कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि आप जानते हैं कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत अधिक मतलब कम होती है। प्रकाश की गति बहुत अधिक होती है और ध्वनि की गति कम होती है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जब टीवी स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य यानी ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ आरंभ होते हैं? इसका कारण क्या है? दोस्तों, टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ आरंभ होते हैं, यद्यपि ध्वनि का वेग जो होता है वो प्रकाश की तुलना में बहुत कम होता है। सिद्धांत रूप में देखा जाए तो सबसे पहले दृश्य दिखाई देने चाहिए और ध्वनि बाद में सुनाई देनी चाहिए, लेकिन टेलीविज़न में ऑडियो सिंक्रोनाइजर नामक एक उपकरण लगा होता है जो इस त्रुटि को दूर कर देता है। तो याद रखिएगा, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में यहाँ पर एक प्रश्न है। ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, ठोस और गैस दोनों में चल सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। और दोस्तों, इनकी गति जो है गैसीय माध्यम में यानी वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड ये कम होती है, द्रव माध्यम में उससे अधिक, जल में 1400 मीटर प्रति सेकंड और ठोस माध्यम में सर्वाधिक यानी लोहे में 5000 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो याद रखिएगा, जो ध्वनि तरंगे होती हैं ठोस, द्रव और गैसीय तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्यवहारिक प्रश्न है कि म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए प्रयोग किए जाने वाले हॉल की दीवारें इस प्रकार निर्मित होती हैं कि वे देखिए ध्वनि को बढ़ा सकें, ध्वनि को प्रेषित कर सकें, ध्वनि को परावर्तित कर सकें और ध्वनि का अवशोषण कर सकें। तो सही उत्तर है, म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए प्रयोग किए जाने वाले हॉल की दीवारें इस प्रकार होती हैं कि वो ध्वनि को अवशोषित कर सकें। और इसका कारण ये होता है दोस्तों कि यदि ये दीवारें ध्वनि को अवशोषित नहीं करेंगी तो ध्वनि दीवारों से टकराकर प्रतिध्वनि उत्पन्न करेगी, जिससे श्रोताओं को वास्तविक ध्वनि सुनने में असुविधा होगी। इसीलिए सिनेमा घर और म्यूजिक कॉन्सर्ट की जो भीतरी दीवार होती है ऐसे पदार्थ से बनाया जाता है जो ध्वनि का अवशोषण कर सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम रहेगी, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ऑप्शन है हवा, ग्रेनाइट, पानी या लोहा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोहा। आप जानते हैं ध्वनि की गति या जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है दोस्तों, ये माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का घनत्व और प्रत्यास्थता अधिक होती है उसमें ध्वनि की गति अधिक होती है, और आप जानते हैं कि लोहे का घनत्व इनमें सर्वाधिक है, इसलिए लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है?
पानी, निर्वात, लोहा या वायु। तो आप जानते हैं निर्वात में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि निर्वात सिद्धांत एक ऐसा स्थान है जहां किसी भी पदार्थ की उपस्थिति नहीं होती है, इसलिए निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि या इको उत्पन्न करती हैं? ऑप्शन है अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा परावर्तन। दोस्तों, जब ध्वनि तरंगे अपने मार्ग में स्थित किसी बाधा से, ऑब्स्टिकल से टकराती हैं और उस बाधा द्वारा परावर्तित कर दी जाती हैं तो प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न होता है। ध्वनि तरंगों के किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होने में कुछ समय लगता है, इसलिए प्रतिध्वनि सदैव मूल ध्वनि से कुछ समय बाद सुनाई देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रांटन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो सही उत्तर है ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। दोस्तों, जब श्रोता और ध्वनि स्रोत की सापेक्षिक गति के कारण ध्वनि तरंगों की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है तो ये डॉपलर प्रभाव कहलाता है। और यही कारण है कि पास आती हुई एम्बुलेंस का सायरन अधिक तेज सुनाई देता है, जबकि दूर जाने पर उसकी गति जो है, उसकी ध्वनि धीमी हो जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ध्वनि के बाद अब आइए नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सही है। दूसरा है किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, सही नहीं है, क्योंकि किसी परमाणु के नाभिक के टूटना विखंडन कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है और टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी, तो ये सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही नहीं है, यही पूछा भी गया है। दोस्तों, जब किसी परमाणु का नाभिक दो छोटे नाभिकों में विभाजित होता है तो ये नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन की अभिक्रिया कहलाती है। और जब दो या दो से अधिक परमाणु नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है और उन दोनों प्रक्रियाओं में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आयुर्विज्ञान या मेडिकल साइंस में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं, ये वास्तव में क्या होती हैं? ऑप्शन है ड्रग्स, जड़ी बूटियाँ, रेडियो आइसोटोप या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सही उत्तर है रेडियो आइसोटोप्स। दोस्तों, निदान या डायग्नोसिस और उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली नाभिकीय औषधियाँ वास्तव में विभिन्न तत्वों के रेडियो सक्रिय समस्थानिक हैं और इनके प्रयोग से मानव शरीर में ट्यूमर का पता लगाया जाता है, कैंसर से ग्रस्त कोशिकाओं और मस्तिष्क के ट्यूमर को नष्ट किया जाता है। तो याद रखिएगा, आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरण बन रही हैं और ये वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, आपको बताना है। ऑप्शन है कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कैडमियम। दोस्तों, परमाणु ईंधन या एटॉमिक ईंधन मूल रूप से यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम इनका प्रयोग किया जाता है और अधिकांश परमाणु ईंधनों में विखंडनीय तत्व पाए जाते हैं जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। कैडमियम दोस्तों ये परमाणु ईंधन नहीं है, क्योंकि कैडमियम की छड़ों का उपयोग परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों यानी कंट्रोलिंग रॉड्स के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा, कैडमियम परमाणु ईंधन नहीं बल्कि थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम ये परमाणु भट्टियों में परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखिए भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है कौन सा? तो ऑप्शन है आपके BARC तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र।
दोस्तों तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में स्थापित पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसका संचालन वर्ष 1969 में आरंभ हुआ और इसकी स्थापना भारत, अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मध्य हुए 1-2-3 के अंतर्गत अमेरिका के सहयोग से की गई थी। और दोस्तों भारत अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, काफ़ी इस पे चर्चा विचार विमर्श भी किया गया है। और 1969 में दोस्तों तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों देखिए, अर्ध आयु वो निश्चित समय होता है जिसमें कोई रेडियो सक्रिय तत्व क्षरित यानी डीके होकर अपनी मात्रा का आधा रह जाए। तो 10 दिन की अर्ध आयु वाला रेडियो सक्रिय तत्व 10 दिनों के बाद अपनी मात्रा का आधा और 20 दिनों पर 1/4 रह जाएगा। इस तरह से 20 दिनों में इसकी 3/4 मात्रा का विघटन हो जाएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए उल्टे ढंग से इसमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इनको जब थोड़ा सा सोचेंगे तो आसानी से इसको हल कर ले जाएंगे कि 10 दिन में किसी पदार्थ का भाग आधा हो जाएगा। तो ये 10 दिनों में ये रेडियो तत्व 10 दिन है किसी रेडियो पदार्थ का भाग, तो अपनी मात्रा का आधा 1/2 हो जाएगा। 20 दिन के बाद 1/4 रह जाएगा। तो 20 दिनों में 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? आप जानते भी हैं, स्माइलिंग बुद्धा। दोस्तों 18 अगस्त 1974 को भारत ने पोखरण परीक्षण रेंज में अपना पहला नाभिकीय परीक्षण किया और इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। इस परीक्षण के बाद विश्व का 6वां परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया और 11 से 13 मई 1998 के मध्य भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए थे और इसको ऑपरेशन शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? ऑप्शन है देखिए यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम और प्लूटोनियम। तो सही उत्तर ऑप्शन बी थोरियम। दोस्तों भारत में जो थोरियम के भंडार ये प्रचुर मात्रा में लगभग 4.5 से 5 लाख टन उपलब्ध हैं। थोरियम मुख्यतः मोनाजाइट नामक खनिज या मोनाजाइट नामक बालू से प्राप्त किया जाता है और इसके भंडार केरल, पूर्वी तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। तो याद रखिएगा, भारत में प्रचुर मात्रा में महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अणुशक्ति से संबंधित खनिज नहीं है। ऑप्शन है मोनाजाइट, थोरियम, इरिडियम या क्रोमियम। तो सही उत्तर है क्रोमियम। क्रोमियम ये अणुशक्ति से संबंधित खनिज नहीं है, जबकि मोनाजाइट, थोरियम और इरिडियम ये अणुशक्ति से संबंधित खनिज हैं। क्रोमियम अणुशक्ति से संबंधित नहीं है। क्रोमियम एक चमकदार स्लेटी भूरे रंग की धातु है जिसका प्रयोग धब्बा रहित इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील और अन्य मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में मुख्य अंतर क्या है? तो आप जानते हैं दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में ये नियंत्रित नहीं होती है। अगर आप इसकी व्याख्या देखें तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम दोनों ही नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है जिसमें कैडमियम की नियंत्रक क्षणों के द्वारा अतिरिक्त न्यूट्रॉनों का अवशोषण करके श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखा जाता है। इसके विपरीत परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की क्रिया जो है, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित होती है, जिससे उत्पन्न प्रत्येक न्यूट्रॉन नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में मुख्य अंतर ये है कि नाभिकीय रिएक्टर जो है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का परिणाम है, जबकि परमाणु बम अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया का। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे, आपको बताना है। तो उत्तर है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण दोस्तों ये आपका नाभिकीय संलयन द्वारा होता है।
और सूर्य और तारों का अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन के नाभिक परस्पर संलयित होकर हीलियम के नाभिकों में परिवर्तित होते रहते हैं और इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जो सूर्य और तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो याद रखिएगा, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवर्धित यूरेनियम या इनरिच्ड यूरेनियम क्या होता है, आपको बताना है। सही उत्तर है दोस्तों, प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया जाता है, उसको संवर्धित यूरेनियम कहा जाता है। दोस्तों, जो यूरेनियम प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है उसमें यूरेनियम 238 की मात्रा 99.248 और यूरेनियम 235 की मात्रा केवल 0.007% होती है। यूरेनियम 235 में नाभिकीय विखंडन का गुण होता है, इसलिए नाभिकीय रिएक्टरों में इसका प्रयोग किया जाता है। समस्थानिकों को अलग करने की विधि के द्वारा प्राकृतिक रूप से प्राप्त यूरेनियम की मात्रा बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार जो यूरेनियम प्राप्त होता है उसको संवर्धित या इनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है। अगला प्रश्न और इस आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम या साधारण जल को। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को दोस्तों मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में जो है तीव्र गति से न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए किया जाता है, ताकि वे न्यूट्रॉन नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रख सकें। और आप देखिए रिएक्टर के कुछ प्रकार और उनमें प्रयुक्त मंदकों को देख लेते हैं, आपके लिए आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोई मंदक प्रयोग नहीं किया जाता है और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जो होता है PWR और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में हल्का जल यानी H2O का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। कनाडा द्वारा डिजाइन जो रिएक्टर हैं उनमें भारी जल का प्रयोग किया जाता है और एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर, इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट को, भारी जल को, इन सभी को प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो का PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, जिसका जो नाम आप सर्च करेंगे मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज, तो आपको जो है इसका PDF मिल जाएगा, ताकि आप उससे वीडियो के अलावा भी आप उसको देखकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। दोस्तों, परीक्षाएं नज़दीक हैं और क्रम से होनी है, इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए और परीक्षाओं में आपकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज परिवार की ओर से, मेरी तरफ से अपनी तैयारी जारी रखें, अच्छे से तैयारी करें और कोई कन्फ्यूजन होने की स्थिति में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।